हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। और इससे पढ़ने से पहले लेक्चर नंबर 1 जिन जिन लोग ने नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो में जा कर के देख लेंगे, क्योंकि ये दूसरा वीडियो तभी समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पिछले वाले लेक्चर का। जो नहीं देखा है उसको भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे कि पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के बारे में, जिसके बेसिक से पढ़े थे साइंस क्या है और फिजिक्स और इन्वर्स। साइंस से बन के फिजिक्स बना है, फिजिक्स में इन्वर्स आता है और इन्वर्स में दो चीज़ आता है, मैटर और इनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा। और तो पदार्थ में क्या होता है? पदार्थ में मास होता है। यूनिवर्स में क्या है? सिर्फ दो ही चीज़ मिलता है, पदार्थ और ऊर्जा। अब की दुनिया में देखते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा ही रहता है, और पदार्थ में दो चीज़ होते हैं, मैटर होता है और चार्ज होता है। तो मैटर क्या है और चार्ज क्या है? तो मैटर एक पदार्थ का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी मूलभूत गुण है, और आवेश भी पदार्थ का मूलभूत गुण है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मैटर देखिए हम लोग देखे थे, एक सीरीज तैयार किए थे जिसमें कि मैटर एक है और उसके मूलभूत गुण दो है, और मूलभूत कण 3 को है, और मूलभूत बल 4 है, और मूलभूत नियम 5 है, और मूलभूत भौतिक राशि 7 है। तो दूसरा में देखे थे हम लोग मूलभूत फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, फंडामेंटिकल पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसमें कि मैटर को पहले से जानते थे मास और मतलब मास और चार्ज। यहाँ पे हम लोग मास और चार्ज पढ़े थे ना, मास और चार्ज, वही मास और चार्ज पहला है। और फिर इलेक्ट्रॉन की खोज देखे थे, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, जिसे जे थॉमसन ने खोजा। और प्रोटॉन की खोज हुई 1911 ईस्वी में, जिसे रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने खोज किया था। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने नाम दिया था। और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक साहब ने खोजा था 1932 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज होता है, मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg, और इसका चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg, और इसका चार्ज बिल्कुल जीरो होता है। आप लोग देखिए, प्रोटॉन का मास है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा, 1.67 और 1.67। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम है, खाली यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। तो ये नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू में 10⁻27 kg है, तो ऐसे याद करिएगा। इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 7 है, तो इसके पावर के लास्ट में भी 7 है। और इलेक्ट्रॉन का मास ऐसे याद कीजिएगा, क्योंकि इसके 9.1 है यहाँ पर, तो यहाँ पावर में भी 1 है। और इसका चार्ज याद कर लीजिएगा, इसका जीरो होता है, इसको इन दोनों का सेम होता है, खाली प्लस माइनस में होता है। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, जो कि 4 गो होता है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। यहाँ पर हम लोग पीछे देखे थे, देख लीजिए आप लोग भी। यहाँ पर देखिए, फंडामेंटल 4 गो है ना, फंडामेंटल फोर्सेस, मूलभूत बल 4 गो है। 3 हम लोग कण पढ़ लिए थे। कण क्या क्या था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मूलभूत गुण हम लोग पढ़े थे, 2 गो है, द्रव्यमान और आवेश। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस, मूलभूत बल, जो कि 4 गो है, और 5 है मूलभूत नियम, और 7 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो क्या क्या होता है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर? पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। पहला गुरुत्वाकर्षण बल याद करते चलिएगा आप लोग। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय बल। इसमें आप लोग देखते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो पृथ्वी हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स देती है, जो कि कुछ भी चीज़ हम लोग ऊपर से गिराते हैं या फिर फेंकते हैं तो पृथ्वी उसे खींच लेती है अपनी ओर, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया वो। दूसरा में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुम्बकीय बल। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब कि आप लोग देखते होंगे पेन को बाल में रगड़ कर छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को आप लोग चिपका लेते होंगे, तो वो क्यों होता है, इलेक्ट्रो के वजह से होता है। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मतलब क्या होता है, जब दो चुंबक आप लोग आपस में चिपकाते होंगे तो नॉर्थ साउथ चिपकता होगा, साउथ नॉर्थ चिपकता होगा, तो वो हो गया मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रो के वजह से लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोनों को जोड़ दिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि यहाँ हो गया, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लगता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बाल में लगा कर आप लोग करते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यहाँ से हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं फोर्स। और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स हम लोग अलग अलग कर दिए। ये हो गया विद्युत बल, ये हो गया चुंबकीय बल। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं, तीसरा में है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल। आप लोग देखे होंगे परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जैसे कि आप लोग नाभिक में देखते होंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर है, तो इसे कौन जोड़ कर रखा है, प्रोटॉन तो धक्का मारेगा ना, तो इसे स्ट्रोक कुछ होगा जो इसे जोड़ कर रखा होगा। समझ लीजिए कि एक लड्डू है जिसमें कि बुनिया आप लोग देखते होंगे, बुनिया को कौन जोड़ कर रखता है, कुछ ना कुछ बल होगा ना जो जोड़ कर रखे हैं। तो उसी को, जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी कोई ना कोई बल जरूर है कि जोड़ कर रखा है, वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक होता है जो मजबूत बल से जुड़ा हो उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल। ये मजबूत जुड़ा होगा तो प्रबल नाभिकीय बल, और कमज़ोर से जुड़ा होगा तो उसे दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग ये वाला पढ़ लिए, फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ लिए, और अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉ, मूलभूत नियम, जो कि 5 गो हैं, 5 है मूलभूत नियम, ये पढ़ते हैं। और क्या आपको ये 5 नियम याद है, 5 नियम नहीं याद है तो हम बोलते हैं। देखिए पहला होता है, समझिए कि ऊर्जा नाम जानते हैं ना, ऊर्जा तो सुने होंगे, एनर्जी पहले हम लोग पढ़े थे ना यूनिवर्स में, मैटर और ऊर्जा, मतलब यूनिवर्स में क्या क्या पाया जाता है, पदार्थ और ऊर्जा, तो वही से ऊर्जा। और दूसरा होता है आवेश का नाम सुने हैं, आवेश का नाम तो सुने होंगे। और तीसरा द्रव्यमान, चौथा संवेग का नाम सुने हैं। संवेग क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। वस्तु के द्रव्यमान, इसका P से डिनोट करता है, P बराबर में होता है m × v। और
संवेग के नाम सुने हैं? और एक होता है रेखीय संवेग, एक होता है कोणीय संवेग। जो एक लाइन में लीनियर में चले ना, जो अगर वस्तु लीनियर में चल रहा है उसे रेखीय संवेग कहते हैं, और जो वस्तु चक्कर लगा रहा है उसे कोणीय संवेग कहते हैं। तो पांचों याद हो गया। एक ऊर्जा, आवेश, द्रव्यमान, संवेग। एक ऊर्जा, आवेश, द्रव्यमान, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, पांचों याद हो गया। तो इसमें हम लोग नियम में जानते हैं, इसके आगे ना संरक्षण का नियम लगा दो। बस अब हो गया काम, आप लोगों का पांचों नियम भी याद हो गया। ये जान गए ना, पांचों नियम भी याद हो गया आपको। समझिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम एक हो गया, और इसमें भी आवेश संरक्षण का नियम समय लगाते चले जाइए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ना, ये इसमें ना थोड़ा सा लॉजिक है। इसमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। पहला हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, द्रव्यमान तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये हो गया संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, और ये हो गया कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो पांचों याद हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वही पांचों नियम को हम लोग अच्छे से लिख दिए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, द्रव्यमान तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग आगे पहले पढ़े भी होंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम, जिसमें कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड बी नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम थ्रू अनदर फ्रॉम। और ऊर्जा का ना तो विनाश हो सकता है, ना तो निर्माण हो सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आप लोग जानते होंगे। वैसे ही सभी को हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग ये पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी हो गया, बल भी हो गया, नियम भी हो गया। अब हम लोग को बचा है 7 गो भौतिक राशि हैं, इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि 7 गो है। सबसे लास्ट वाला है, 7 गो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लोग 7 तो जानते हैं नाम, चलिए हम बताते हैं। पहला होता है लेंथ, अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपका कुछ ना कुछ लंबाई होगा, आपके शरीर का कुछ लंबाई होगा। और दूसरा होता है मास, आपका कुछ द्रव्यमान भी होगा, और आपके पास टाइम भी होगा, और आपके पास टेम्परेचर भी होगा, गर्मी लग रही होगी या ठंडी लग रही होगी। और इलेक्ट्रिक करंट, आपके घर में बिजली होगी। और लुमिनस इंटेंसिटी, आपके घर में उजाला होगा, ज्योति तीव्रता इसे कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है टेम्परेचर, पांचवा होता है इलेक्ट्रिक करंट, छठवां होता है लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवां होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसे हिंदी में लिख दें, चलो। लंबाई, द्रव्यमान, याद करते चलिएगा आप लोग। समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता,
पदार्थ की मात्रा। याद हो गया आप लोगों को? सातों याद रखना है। फिजिक्स जानने का पहला होता है कर्तव्य कि ये सातों आप लोग को याद होना चाहिए। और फिजिक्स में ये होता है कि आप लोगों को पीछे की याद चीज़ नहीं याद है ना, तो आगे कुछ नहीं समझ पाइएगा आप लोग। इसीलिए आपको बड़ा चीज़ नहीं याद होता है, छोटा छोटा चीज़ों को याद कीजिए, अपने आप बड़ा चीज़ याद हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचिए कि यार ये बड़ा है, कुछ भी है, नहीं, छोटे चीज़ को पहले याद कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? रुका हुआ आवेश। स्टैटिक्स मतलब होता है रुका हुआ। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रो, जो कि हम लोग पहले से जानते थे, विद्युत, और रुका हुआ आवेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। समझ गए? इसका मतलब ही समझ गए, रुका हुआ आवेश। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, लिखिए। भौतिक की, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है आप लोगों को कुछ पता है? कुछ नहीं भी पता है ना, तो आप लोग बोल दीजिएगा यह एक फिजिक्स की शाखा है। कुछ भी नहीं भी याद रहेगा ना, तो फिजिक्स की शाखा तो बोलना ज़रूरी ही है। कुछ ना बोले तो कुछ बोलेंगे, लेकिन फिजिक्स का शाखा बोलेंगे। भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश, स्थिर आवेश से जुड़ी घटनाओं तथा आवेश से जुड़े बलों के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। आप लोग ये देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब यहाँ पर लास्ट में क्या है? CS। तो फिजिक्स में भी क्या है? फिजिक्स के लास्ट में भी क्या है? CS लगा हुआ है फिजिक्स के लास्ट में, और यहाँ पे CS, यानी कि यह एक भौतिकी की एक शाखा है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये डिफिनेशन में नहीं याद रहेगा ना, तो आपको बोलना है सिर्फ कि फिजिक्स का एक ब्रांच है, यानी कि फिजिक्स का शाखा है। कुछ नहीं बोलेंगे, इससे अच्छा ना है कि फिजिक्स का शाखा बोल देंगे। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब हम लोग जानते हैं आवेश होता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और फोर्स मतलब बल, स्थिर आवेश। इलेक्ट्रो का मतलब आवेश, स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ, स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ मतलब स्थिर, और फोर्स का मतलब बल। जान गए आप लोग किस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे? रुके हुए आवेश पर बल। तो दो स्थिर कणों के बीच उसके आवेशों के कारण लगने वाले बल। आवेशों के कारण लगने वाले बल, लगने वाले प्राकृतिक बल। बल को स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युत बल
कहते हैं। इसमें दो स्थिर कणों के बीच और उसके आवेशों पर लगने वाले प्राकृतिक बलों के स्थिर वैद्युतिक बल कहते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फेनोमेनन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पर आप लोग ये बताइए कि फेनोमेनन और एप्लीकेशन में आप लोग को अंतर पता है? फेनोमेनन मतलब क्या होता है और एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? फेनोमेनन मतलब होता है क्या? देखिए, तो फेनोमेनन का मतलब होता है घटना, और एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। घटना और अनुप्रयोग में आप लोग को अंतर पता है? घटना क्या होता है? जैसे कि बादल चमका, बिजली गिरा और आपके खेत में बारिश हुई और आपका खेत दह गया। यहाँ पर कुछ था, फसल था, वो बर्बाद हो चुका है, वो था घटना। और अनुप्रयोग कि बादल आई, बिजली गिरी, आप लोगों को जहाँ गड्ढा में पानी दिखा, आप लोगों को मोटर लगा के तान करके पानी और यहाँ अपने खेत में उपयोग कर लिए। इसमें खेत नहीं, आपके कंट्रोल में था। ये जो आपके कंट्रोल में ना हो वो घटना, जैसे बिजली चमकना, बादल गरजना, और ये आपके हाथ में नहीं होता है, ये आपके हाथ में होता है। जैसे कि आपको घटना में कुछ फ़ायदा नहीं होता है और अनुप्रयोग में आपको फ़ायदा होता है। तो अनुप्रयोग मतलब जैसे कि मोटर लगाकर अपने खेत में पानी ले आए और अपने फसल को तैयार कर लिए, तो ये हो गया अनुप्रयोग, अपने हिसाब से कर लिए काम, और ये काम आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये हो गया घटना। घटना एक प्राकृतिक चीज़ भी कह सकते हैं, प्राकृतिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर पहले हमें देख लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी से जुड़ी घटनाएं। कुछ घटनाएं देख लेते हैं कि क्या क्या घटना हो सकता है। लाइटिंग इन क्लाउड, लाइटनिंग इन क्लाउड, बिजली का चमकना। बिजली का चमकना। दूसरा में देख लेते हैं शॉक्ड इन हैंड ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ मेटल। जैसे कि आप लोग दरवाज़ा वगैरह में देखते होंगे, स्टील का जो लगा होता है, जैसे ही आप डायरेक्ट छूने जाइएगा ना, तो आप लोग को थोड़ा झटका टाइप पे लगता है, तो वो भी हो सकता है, एक घटना है, आवेश के कारण होता है ये। अब यहाँ जैसे कि इसका हिंदी लिख देते हैं, धातु के हैंडल से झटका लगना। तीसरा देखते हैं, मैं बोल देता हूँ, आप लोग समझिएगा। प्लास्टिक के छड़ को जब बाल में रगड़ते हैं, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, ये भी हुई। और जब हम लोग वस्त्र, जब ठंडी के दिनों में हम लोग स्वेटर वेटर उतारते हैं, तो चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती होगी, आप लोगों को सुने होंगे, तो वो चिड़चिड़ाहट की आवाज़ भी इसी से आते हैं। तो चलिए आज हम लोग को क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग को कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप लोगों को कुछ भी डाउट होता हैगा ना, तो यहाँ पर हम लोग को इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। ये मेरा आईडी है, आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं कुछ भी, कुछ भी दिक्कत हो। ये मेरा आईडी है, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर।
तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।